हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एरिटेरिया का बिहार स्पेशल का जो बुक आया है उसमें दोस्तों सेट वाइज दिया गया है और इसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन सेट वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है और इसमें टोटल 45 सेट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं सेट 1 करने वाले हैं। इसमें टोटल एक सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो बिहार स्पेशल में आपको बिहार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इस सभी को कवर किया गया है। और बिहार का एग्जाम हो और बिहार स्पेशल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 69th बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर बिहार टीचर एग्जाम या फिर दरोगा का बिहार एसआई या शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में हम पहला सेट करेंगे और डेली करके एक एक सेट अपलोड करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम है उसके लिए भी आपको बिहार के स्पेशल अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको भी सेट के द्वारा दिया गया है, तो वो भी करेंगे। तो चलिए पहले सेट को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेट, पहला क्वेश्चन है बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त होता है। तो ये होता है दोस्तों दक्षिणी भाग से। बिहार की बात करें तो बिहार के कुछ इस तरीके से है, तो जो ऊपर वाला होगा, सॉरी ये थोड़ा सा तो अजीब ही बन गया। तो बिहार की बात करें तो बीच से गंगा नदी बहती है, बीचों बीच गंगा नदी बहती है। ऊपर वाले भाग को उत्तर भाग बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी भाग बोलते हैं। ठीक है, इधर हो गया आपको पश्चिमी भाग, सॉरी इधर होगा पश्चिमी भाग और इधर हो गया पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग। तो दक्षिणी भाग जो है, सॉरी दक्षिणी भाग जो है नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग जो है यहाँ से पूरा पाषाण काल का औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो है दोस्तों अथर्ववेद। 4 वेद की चर्चा हुई है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। इसमें से अथर्ववेद में दोस्तों बिहार के बारे में सबसे पहले वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत पूछा जाए तो अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो बिंबिसार जो है दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी कहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिरिजबर्ग। इसी का दोस्तों नाम है राजगीर या कहीं पे राजगृह भी लिखा रहता है। तो पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजधानी तो गिरिजबर्ग या राजगीर या राजगृह जो दिया रहे। ठीक है, तो यही आपको मानना है और ये बिंबिसार के द्वारा बना गया था। ठीक है, उसके बाद उदयन के द्वारा कहाँ ले आया जाता है तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में पूछ रहा है कितनी समितियों का सहयोग था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 समिति का। और इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, और इसकी पुस्तक है एक इंडिका। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंडिका जो है दोस्तों किसकी पुस्तक है, जल्दी बताइए। इंडिका जो है दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक है और इसी पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन की समिति का उल्लेख है और बोला गया है कि 6 प्रकार की समिति होती थी। ठीक है, उसके बाद अगला है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था दोस्तों आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई हैं जो कि पूछा जाता है। इसमें से तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में तो अशोक के शासनकाल में। प्रथम जो हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, पहला पूछे तो। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ईसा की 1ली सदी में। तृतीय बौद्ध संगति अगर पूछे कब हुआ था तो 250
ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी चारों बौद्ध संगति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ है? मनेरी की दरगाह कहाँ पे है? नाम में ही है दोस्तों मनेरी। तो इसका जो दरगाह है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो वो है बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। नाम है मनेरी, तो मनेर नहीं मार रहे हैं, बिहार शरीफ में इसका दरगाह है। अगला है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो पूछा जाता है तुगलक काल के समय जब दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था, तो पूछा जाता है उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय बिहार की राजधानी जो थी दोस्तों बिहार शरीफ। तो पूछा जाएगा किसके शासनकाल में बिहार शरीफ बिहार की राजधानी रही है? तो तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? तो कर्नाट वंश ये भी बिहार से संबंधित है और ये मिथिला से संबंधित है। और इस समय जो मिथिला की जो राजधानी थी दोस्तों कर्नाट वंश के समय बिहार की, वो कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ में। कहाँ पे? तो सिमरावगढ़ में। तो पूछा जाए कर्नाट वंश का संबंध कहाँ से है? तो मिथिला क्षेत्रों से है। और इसकी राजधानी की बात करें तो सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो पूछा जाता है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का कौन सूबेदार था जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। तो वो था दोस्तों दरिया खान नुहानी। ये इब्राहिम लोदी के समय में बिहार का सूबेदार रहता है और ये सुल्तान के विरुद्ध क्या करता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो है दोस्तों वो प्राप्त हुए हैं भोजपुर क्षेत्र से। भोजपुर जो आरा वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पे मुख्यालय है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का और यहीं से खिलजी वंश का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था या फिर बिहार में हुआ था? पटना में ही हुआ था वैसे। तो वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका हुआ था पटना में राज्याभिषेक, बिहार में राज्याभिषेक? और ये हुआ था फर्रुखसियार का। किसका? तो फर्रुखसियार का। ठीक है, ये उत्तर मुगल कालीन शासक है। उसके बाद है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान। तो पूछ रहा है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है सबसे प्रथम शासक था, सुल्तान था जो कि बिहार में अभियान आयोजित करता है। अगला है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर की जो राजधानी बनाया जाता है वो मीर कासिम के द्वारा। ये अंग्रेजों से बचने के लिए मुंगेर राजधानी शिफ्ट करती है। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। ठीक है, और इसी के समय में दोस्तों क्या हुआ था? बक्सर। मीर कासिम ही क्या किया था? बक्सर का युद्ध बहुत पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था और इसमें मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच, इधर मीर जाफर ने 3 सेना, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और अवध का नवाब था, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त सेना बनाई थी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, लेकिन संयुक्त सेना हार गई थी। ठीक है, अगला है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय योगदान जो रहा है वो रहा है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का सबसे प्रमुख योगदान रहा है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने से। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये संविधान सभा के टेम्पोररी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का जब पहला बैठक होता है 9 दिसंबर को 1946 ईस्वी में, भारत आज़ादी से पहले, ठीक है, संविधान का निर्माण होता है के लिए जो संविधान सभा बना था और उसका पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होता है और इसमें टेम्पोररी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को और बाद में परमानेंट अध्यक्ष जो संविधान सभा के बनते हैं दूसरे अधिवेशन में 11 दिसंबर को, ठीक है, वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, ठीक है,
तो इसके जो पहले सत्याग्रही बने थे दोस्तों, वो बने थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भी थे बिहार के प्रथम, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेंसिल को वो कर ले। चलिए अगला है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड जो है दोस्तों, वो पूछ रहा है कब हुआ था पटना में। तो ये जो हुआ था दोस्तों 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले हुआ था, ठीक है। 14 अगस्त को 9 अगस्त को शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद 11 अगस्त को होता है सचिवालय गोलीकांड। कहाँ पे? तो पटना में, ठीक है। और उसमें आप लोग देखे होंगे झंडा लेके बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, और जिसकी स्मृति बनी हुई है पटना में, अगर आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की बात करें तो ये शाहाबाद उस समय का डिस्ट्रिक्ट था, जो अभी का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, ये वहीं से आते थे। और जगदीशपुर एक जगह है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जगदीशपुर एक जगह है, वहीं के क्या थे? जमींदार थे, ठीक है। उसके बाद है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो पूछा जाए नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, और इसमें कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें दोस्तों सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्रभावित हुआ था, और पूर्णिया प्रभावित हुआ था। चंपारण प्रभावित नहीं हुआ था। तो पूछा जाए नोनिया विद्रोह में कौन कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो सारण, वैशाली और पूर्णिया। तो इस तरीके से सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप डेली 50 क्वेश्चन का सेट करते चाहिए, और देखेंगे कि बिहार स्पेशल का काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो गया, और इसी से आप एग्ज़ाम में अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे बिहार स्पेशल का वीडियो मिल जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट होता है, और इसी दौरान बिहार में एक आंदोलन चलता है, नशाबंदी आंदोलन, और इसमें बिहार का जो क्षेत्र प्रभावित होता है वो होता है दोस्तों शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, पटना और गया। तो उपयुक्त में से तीनों डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था दोस्तों, वो था स्वामी सहजानंद का मेन था, लेकिन इसमें और लोग भी शामिल थे, चाहे कार्यानंद शर्मा हो, यदुनंद शर्मा हो और राहुल शंकरियान हो, सभी लोग शामिल हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से अधिक, ठीक है। मेन योगदान स्वामी सहजानंद का था, बाकी सभी लोग का भी योगदान रहता है, ठीक है। अगला है, बिहार में कॉमिक सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो बिहार में तो कॉमिक सेवक दल का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो बिहार में कॉमिक सेवक दल पूछा जाए, कॉमिक सेवक दल कहाँ पे स्थापना हुआ था? तो बिहार में, और कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को। कब? 27 नवंबर 1921 को बिहार में कॉमिक सेवक दल का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो मध्यकालीन बिहार में, ठीक है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो केंद्र था वो कौन था? तो वो था पटना और भागलपुर। पटना और भागलपुर का जो क्षेत्र था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था मध्यकालीन बिहार में। भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे सूती वस्त्र का व्यापार होता था यहाँ से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो कि बिहार पहुंचा था वो कौन था? फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, तीन ऑप्शन दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, और कौन आया था? तो वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। लेकिन बात करें बिहार की तो बिहार में सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो बिहार में जो सबसे पहले पहुंचा था दोस्तों वो पुर्तगाली ही पहुंचा था। तो दोनों में आपको याद रखना है, पुर्तगाली ही सबसे पहले बिहार में भी आया और देश में भी आया। अगला है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल आंदोलन जो हुआ था, होम रूल आंदोलन की बात करें तो पुणे में जो हुआ था
गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तिलक जी के द्वारा। और मद्रास में जो हुआ था होम रूल आंदोलन, वो हुआ था किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। वहीं बात करें, इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा, और बिहार में होम रूल आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बिहार में पूछा जाए तो बिहार में मजरूल हक जो थे होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। मजरूल हक कौन थे? होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो एनी बेसेंट कहाँ से इसका नेतृत्व कर रही थी? तो मद्रास से। और पुणे से कौन कर रहे थे? तो तिलक कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बिहार में बात करें तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक। ठीक है, अगला है देशेर कथा, जिसका अर्थ हुआ देश की बात। इसका लेखक कौन थे? तो देशेर कथा, देश की बात, इसकी लेखक जो थे दोस्तों, इसके लेखक थे सखाराम गणेश देवकर। गणेश देवकर इसके लेखक थे। अगला है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांत का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और वहीं अगर पीछे बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? इस समय दोस्तों बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में ही था। ठीक है, और उड़ीसा से बिहार अलग होता है 1936 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। और 22 मार्च, आप लोग डेट याद रखेंगे, 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। क्या मनाते हैं? अपना बिहार दिवस। ठीक है, अपना बिहार दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल उसको शपथ दिलाने का काम करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री। ठीक है, विधायक दल के जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं, उसके बाद राज्यपाल उसको शपथ दिलाने का काम करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ देता है, और पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 164 से, अनुच्छेद 164 से राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है, या मुख्यमंत्री होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंचायती राज संस्था जो है दोस्तों, जैसे मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए आप लोग देखे होंगे कि सीट रिजर्व है, महिला सीट है, तो 50% का आरक्षण दिया गया है वहाँ पे पंचायती राज संस्था में। और किसके द्वारा? तो बिहार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है ये बिहार सरकार की। अगला है बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की बात कर रहा है, तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है 230। अनारक्षित की बात की गई तो मतलब जनरल सीट कितना है। ठीक है, टोटल सीट की बात करें बिहार में तो 243 टोटल सीट है विधानसभा में। ठीक है, इसी के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जो एमएलए का सीट है वो है 243। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला है स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो बिहार में पहला चुनाव हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था। और पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बिहार के। और आज़ादी से पहले पूछा जाए तो एक बार सरकार बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री बना था, बिहार का प्रधानमंत्री होता था, तो वो बने थे यूनुस खान। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला में है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है दोस्तों वो है बिहार के पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण। और यहीं पे दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है जिसमें बाघ भी देखे जाता है और जंगल सफारी भी शुरू हुआ है वहाँ पे, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। पश्चिम चंपारण में कौन है? तो वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर है। और यहीं पे क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, साथ ही एक और पूछता है यहाँ पे कि उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों एक बार बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था। तो उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये भी दोस्तों कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में, बेतिया के पास। ठीक है,
अगला है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितने साल का होता है, जल्दी बताइए। तो ये होता है 6 वर्ष का। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं जैसे एमएलए हो गए या विधायक हो गए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, विधान परिषद का भी ठीक है 6 साल का होता है। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं जो सेंटर में होते हैं राज्यसभा, इसके भी 6 साल का कार्यकाल होता है। और विधायक का बात करें और संसद की बात करें तो इन दोनों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधान सभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। मतलब आपातकाल जब हम किसी राज्य में लग जाता है तो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसकी अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसको दोस्तों एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका आंसर है दोस्तों 1968 से 69 के टाइम में, इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कहां पे, तो बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 88.7% जो है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 11.3%। मतलब अभी भी 88.7% लोग बिहार में गाँव में ही निवास करते हैं, मात्र 11.3% जो कि शहर में निवास करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो भैया जनसंख्या की बात करें तो बिहार हमारा तीसरे पे है। पहले पे जो है दोस्तों सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। 1 नंबर पे जनसंख्या में कौन है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे कौन है, अपना बिहार है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 की जनगणना को एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में अभी वही पूछा जाएगा। 2000 अभी वाला जो है अभी तक नहीं हुआ है। जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिहार का जो पहला दूरदर्शन केंद्र पूछ रहा है, तो पहला दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित किया गया था बिहार में वो स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद पटना में स्थापना होता है, इसलिए पटना वाला नहीं मारना है। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका स्थापना कब हुआ था। तो बिहार का प्रथम चीनी मिल पूछे कहाँ पे है, तो मढ़ौरा एक जगह है जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहीं पे बिहार का पहला चीनी मिल है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगला है बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पहला है पश्चिमी चंपारण, तो बिल्कुल करता है। दूसरा है शिवहर, शिवहर भी दोस्तों करता है। ठीक है, सॉरी शिवहर नहीं करता है और पूर्णिया भी नहीं करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें पाए जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, अगर बिहार को बांट दिया जाए दिशा में तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, और इधर हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, और आप लोग जानते हैं गंगा नदी बीचों बीच बहती है। तो इसमें जो दोस्तों दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हमें क्या मिलता है, धारवाड़ चट्टान मिलता है। ठीक है, तो आप एक बार मैप पे इसको डिटेल से देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में को एक बार मार्क कर लेंगे कि कहाँ कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा की मैदानी क्षेत्र की जो पुरानी कछारी मिट्टी है ये जानी जाती है
किस नाम से? तो बांगर के नाम से। किस नाम से? तो पुरानी वाली जो मिट्टी है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नई मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, खादर बोलती है नई मिट्टी को, और पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई पूछ रहा है। अगर आपको समुद्र तल से ऊंचाई देखना है तो आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो जो बोर्ड लगा होता है उसमें नीचे देखेंगे कि लिखा रहता है कि समुद्र तल से कितना ऊंचाई है। तो पूरे बिहार का यहाँ औसत भी पूछ रहा है कि औसत ऊंचाई कितना है। तो औसत ऊंचाई जो है दोस्तों ये है 53 मीटर। कितना है? तो 53 मीटर जो है औसत ऊंचाई है। बाकी बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो अलग अलग स्टेशन पे आप अगर इसको देखेंगे तो भिन्न भिन्न है, लेकिन सबको अगर औसत निकाला जाए तो 53 मीटर जो है बिहार का औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, अगला है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समांतर किस प्रकार की? बिहार की जो आकृति है वो निम्न रूप से किस प्रकार से दिखता है? तो वो दिखता है आयताकार। बिल्कुल आयताकार है। ठीक, बिल्कुल आयताकार तो नहीं है लेकिन ये आयताकार दिखता है। ठीक है, तो उसको आयताकार मारेंगे। ठीक है, अगला है कोपेन के अनुसार बिहार, उत्तरी बिहार की जो जलवायु है, उत्तरी बिहार मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये जो आता है दोस्तों किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में? तो CWG इस ये में बांटा गया है, और इसी क्षेत्र में आता है उत्तरी बिहार का जलवायु। ठीक है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वो किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है पूछ रहा है। तो वो है कछारी मिट्टी से। कैसा? तो कछारी मिट्टी से। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे KP सक्सेस जोन तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार में कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है बिहार में, और 9 प्रमंडल में से पूछ रहा है कि गंगा नदी जो है कितने प्रमंडल से होकर प्रवाहित होती है? तो 7 प्रमंडल से प्रवाहित होती है। आप लोग कमेंट करके बताएं वैसा कौन सा 2 प्रमंडल है जहां से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। 9 टोटल है, 7 में प्रवाहित होती है, 2 ऐसा प्रमंडल कौन सा है जहां से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ककोलत का जो झरना है या फिर जलप्रपात है ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि राजगीर में काफ़ी जलकुंड है, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा जलकुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड जो है दोस्तों ये राजगीर में स्थित नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है? लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है? ठीक है, अगला है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर जो कहा जाता है वो कहा जाता है बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट को, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि यहाँ पे मक्का का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोलते हैं? मक्का का घर कहते हैं। तो आज के सेट में हम 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए। कल मिलते हैं फिर से एक नए सेट, जो अगला सेट है सेट नंबर 2 के साथ बिहार स्पेशल का। और ये वीडियो दोस्तों आपको BPSC तक चलता रहेगा, जो 69 BPSC तक है, और इसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा टीचर एग्जाम से पहले सारा सेट कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बिहार टीचर एग्जाम में भी देखने को मिले, तो आप लोग अच्छे से कर लें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते